to our channel EduFest, providing 100% free videos, lectures, live interactive classes, notes providing, weekly doubt session, and mock test practices for classes 8th to 10th and special class of Sanskrit for 6th to 12th students. Subscribe now and press the bell icon for never give up updates. Thank you. जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एडुफेस्ट चैनल में। और आज जो है हम लोग का क्लास 10th का मैथ है, ठीक है। तो क्लास 10th के मैथ जो है उसमें हम लोग जो है पढ़ चुके थे अपना एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तक। अब जो है इस वीडियो में हम लोग 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। जो भी आपका एक एक क्वेश्चन जो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बाकी सब आप खुद से घर पे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मैं सारा का बेस बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब बाकी वर्ड प्रॉब्लम वाला हम लोग सारा करेंगे, बाकी वर्ड प्रॉब्लम वाला हम लोग सारा जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। और एक्सरसाइज 3.2 का इसमें चलेगा। अब प्लस में आपका सब्सटीट्यूशन का जो है आपका एक्सरसाइज जो है यानी 3.4 एक्सरसाइज, उसको भी हम लोग 3.3 एक्सरसाइज उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 3.4 का जो एलिमिनेशन मेथड है उसका जो है हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो है वो जान लेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता कैसे है, ठीक है। बाकी उसके एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में आपको इतना चीज़ बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो को, इस क्लास को, और देखते हैं आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सब्सक्राइब किया हुआ है, तब आपको ये ऐसा दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे दिख रहा है आइकन बटन, या फिर इसको जो घंटी बेल जो आप बोलते हैं, उसको आप इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। जो इस तरह से आपको चिन्ह दिख रहा है, अगर आपके फ़ोन में ना दिख रहा हो तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। देखिए जो ऐसे करके ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को जब ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो भी वीडियो जो आप यहाँ से अपलोड किया जाएगा, जो भी यहाँ से आपको दिया जाएगा, वो आपको सबसे पहले पहुँचेगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा इसको। तो आज के सिलेबस में आपका क्या है, तो देखिए आज का रूटीन जो है, आज आपका है थर्सडे, और थर्सडे को आपका ग्रामर और मैथ का जो है वो सेशन है। ग्रामर आपका 4 बजे हो चुका है, ठीक है। आज ऐसे वर्ब का जो है वह गया था, ठीक है। तो नहीं देखे हैं, वर्ब आपका स्टार्ट हुआ है आज से, तो आप जाके देख लेंगे। और क्लास 10th का जो है आपका आज जो है आपका लीनियर इक्वेशन का हम लोग का चल रहा था, वही आके बढ़ाएंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम लोग का चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3.2 का एक जो भी क्वेश्चन है वो 3.3 का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग किस पे पढ़ेंगे, अपना बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक पे, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे 3.3 का। उससे पहले मैं 3.2 का जो भी थोड़ा बहुत था इंट्रोडक्शन, उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि आपके पास ये होता है लीनियर इक्वेशन का क्या होता है आपका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो इसमें a1 a2 आप देख लिए कहाँ पर है। अब उसके बाद जो है क्या होगा कि अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल आ जा रहा है आपका b1 अपॉन में b2, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, इस तरह के इक्वेशन को आपका कैसा लाइन करेगा, तो आपका लाइन इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे आपका एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे कितना सोल्यूशन मिलेंगे, तो एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी 1 सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा, 1 सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। ये आपका फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। ये मैंने आपको बताया था कि a1 बाई a2 अपन में b1 बाई b2 अगर आपसे मैच नहीं करता है, इज नॉट इक्वल होता है, तो लाइन वहाँ पे कैसा ग्राफ बनता है, तो वहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्टिंग वाला बनता है, और उसका सोल्यूशन कितना मिलता है आपको, तो 1 सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप बोलते हैं एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, या फिर यूनिक सोल्यूशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट। उसके बाद हमने सेकेंड क्या बताया था, आज ये सेकेंड देख लेते हैं।
इसको आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद सेकेंड था आपका क्या कि A1 अपॉन में A2, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर भी लिखूंगा इसको इरेज करके। ऐसे आपका A1 अपॉन में A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। देखिए क्या, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 हो जाता है। तो इस तरह का ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो कोइंसाइड करेगा, सॉरी पैरेलल होगा, वो क्या होगा, पैरेलल होगा, कोइंसाइड बोल रहे हैं, पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। यानी कैसा लाइन होगा, पैरेलल, यानी कुछ इस तरह का लाइन आपका बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ में, यानी ये दोनों लाइन आपस में कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में कैसा है, पैरेलल है। तो आपका कुछ इस तरह का ग्राफ जो है आपका क्या होगा, बनेगा। और यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तब वहाँ पे एक सोल्यूशन आपको मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये पैरेलल है आपस में दोनों, तो यहाँ तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, यानी नो सोल्यूशन, यानी नो सोल्यूशन। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये आपका दूसरा हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा था कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और यहाँ पे आपका लाइन कैसा हो जाता है, तो कोइंसाइड कर जाता है, यानी एक लाइन ये है तो इसी पर एक लाइन आपका ये आ गया, यानी दोनों लाइन आपका एक ही पर बन गया। और जब दोनों लाइन एक ही पे बन जाता है तो उसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और इस पे तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया है हर जगह पर, तो इसका हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको इन्फिनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, इन्फिनाइट सोल्यूशन आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये 3 कॉन्सेप्ट था। अब इसी 3 कॉन्सेप्ट पे आगे जो है 3.2 एक्सरसाइज जो है उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बढ़ते अपने 3.2 एक्सरसाइज पर और देखते हैं कि क्या होता है अब उसका सोल्यूशन सारा। तो इतना आपको क्लियर है, इतना क्लियर है तो आप जल्दी बताइए। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। जल्दी बोलिए, इतना आपको क्लियर है, मैंने रिवाइज करा दिया है ऐसे आपको। चलिए, तो क्लियर है तो बढ़ जाते हैं अब अपने एक्सरसाइज पर। जब इतना क्लियर है आपको तो हम लोग बढ़ जाते हैं अब एक्सरसाइज पर। तो आइए देखते हैं अपना एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का कौन सा, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब हम लोग देखने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, देखने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा सेटिंग कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को कंपेयर करना है, इनके रेशियो को, और फाइंड आउट करना है कि लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट। क्या वो पैरेलल है, मतलब कि क्या एक पॉइंट है, क्या है, मतलब कि एक सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब कि एक पॉइंट का मतलब होता है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, क्या वो पैरेलल है या फिर वो कोइंसाइड कर रहा है, यानी एक ही पर दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, बैठ गया है। ये 3 कंडीशन में से आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन से बना के आपको दिखाना है, शो करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाला हम कर दे रहे हैं, बाकी 2 आप खुद से कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला को अगर आप पहले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, लीनियर इक्वेशन का, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और एक A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से पहला वाला जो है उसके इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और ये सेकंड वाला इक्वेशन है आपका, इसको इस सेकंड वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट वाला का देखें, इस वाले का, फर्स्ट वाले का, इसको अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस हिसाब से अगर मैं फर्स्ट वाला का लिखूं तो x के बाद यहाँ पे A1 लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपका देखिए x के बाद क्या लगा हुआ है, ये देख लीजिए पहले। तो यहाँ भी देखिए x के बाद यहाँ पे A1 लगा है, तो यहाँ भी क्या लगा है, x के बाद 5 लगा है और उसके बाद प्लस का साइन लगा है, यानी A1 का वैल्यू आपको कितना मिल गया, A1 का वैल्यू आपको कितना मिल गया, A1 का वैल्यू आपको 5 मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद का इसको आप इरेज कीजिए, इसको आप इरेज कीजिए, इस चीज़ को,
ठीक है, ये आपका x था यहाँ पे, ओहो यहाँ पे ये x था। अब उसके बाद ये b1 का वैल्यू निकालते हैं, तो b1 y के इधर b1 लगा हुआ है यहाँ पर, तो इधर y के बाद 4 लगा हुआ है, 4 के बाद माइनस का साइन लगा हुआ है, और यहाँ b1 के बाद प्लस का साइन लगा हुआ है, तो b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b1 का वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। -4 क्यों, क्योंकि जो आपका इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का उसमें प्लस का साइन है b1 के बाद, लेकिन आपका जो यहाँ क्वेश्चन दिया है उसमें माइनस का साइन दिया है, -4 दिया हुआ है। तो जब -4 दिया हुआ है तो आपका b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से c1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो c1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, और यहाँ c1 सिंपल सा लिखा हुआ है, c1 के बाद प्लस का साइन है, और यहाँ पे 8 के बाद भी कैसा साइन है, तो 8 के बाद भी आपका प्लस का साइन है, यानी c1 का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह से a1 b1 और c1 आप निकाल लिए। उसी तरह से आप a2 का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से जब आप a2 का वैल्यू निकालेंगे तो a2 का वैल्यू आपको 7 मिल जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, अब आप समझ गए होंगे कैसे हम a1 a2 b2 का जो है आपका वैल्यू निकालते हैं। b2 का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू आपका -9 हो जाएगा। इतना समझ में आया ये चीज़ समझ में आया। इस कॉपी में आप इसको पहले नोट करेंगे, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। कॉपी में आप इसको नोट करेंगे, नोट कर लिए तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब जो है अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जो है हमको बताना है कि ये जो है कैसा बनेगा, एक इंटरसेक्ट करेगा लाइन, ये इक्वेशन जो दिया है दोनों, इससे आपका कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा कि वो ग्राफ पैरेलल बनेगा या फिर वो ग्राफ आपस में कोइंसाइड करेगा, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले a1/a2 देखते हैं क्या आता है। तो a1 का वैल्यू आप 5 निकाले थे, और a2 का वैल्यू आप 7 निकाले थे। ठीक है भाई, b1/b2 देख लेते हैं। तो b1 का वैल्यू आप -4 निकाले थे, और b2 का वैल्यू आप 6 निकाले थे। ठीक है, ये b2 था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है आपका b1/b2। देखिए क्या a1/a2 जो है जिसका 5/7 आया है, तो क्या b1/b2 के इक्वल है? -4/7 जो है वो 5/7 के इक्वल होता है? -4/6 जो है वो 5/7 के इक्वल होता है? कभी भी नहीं होता है। यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। और ऐसा केस में अभी जस्ट मैंने आपको रिवीजन कराया है कि ऐसा केस जब भी हो तो वो कैसा होता है, कैसा होता है, वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है इस तरह से। यानी एक सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, एक यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे आप लिख देंगे कि यहाँ पे आपका कैसा लाइन बनेगा, तो द इक्वेशन हैव ए यूनिक सोल्यूशन। यानी इस इक्वेशन का कैसा सोल्यूशन आपको मिला, तो ये हैव ए यूनिक सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिला। और आपका यहाँ पे ग्राफ में जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो द पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे अपने क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, सॉल्यूशन में। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ये यहाँ पे सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिए। आपको यहाँ पे वही a1 का देखिए 5/7 है a1/a2 का, और b1/b2 का कितना आया -4/6, जिसको काटिएगा तो -2/3, जो कि इक्वल नहीं है a1/a2 के वैल्यू से। तो आपका लाइन कैसा हुआ, तो एक यूनिक सोल्यूशन हुआ। और कैसा हुआ, एक ग्राफ कैसा बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों क्वेश्चन को जो है आप क्या करेंगे, इस तरह से आप इन तीनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब इसमें आपका 2 क्वेश्चन बचा है, इसको आप खुद से घर पे सॉल्व करेंगे बैठकर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं हमारा 3 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वही है सेम चीज़, a1/a2 b1/a2 और c1/c2 का कंपेयर करना है रेशियो को, और बताना है इसमें कि कौन सा लाइन जो है कंसिस्टेंट है और कौन सा लाइन इनकंसिस्टेंट है। ये चीज़ जो है आपको क्या करना है, बताना है। अब मैंने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। नहीं अभी आपको पता है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है अपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जब आप नोटबुक बना रहे होंगे, आप वहाँ पर देख लेंगे कि मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में क्या बताया है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में जो है मैंने आपको क्या बताया है, आप जो है वहाँ पे पहले जाके देखेंगे। देख लिए
उम्मीद है देख लिए आप। चलिए तो देख लिए, तब आइए देख लेते हैं क्या है। तो पहले कंसिस्टेंट का मतलब समझिए आप। कंसिस्टेंट जो है आपका सिर्फ एक ही आपका जो है सॉल्यूशन में हो सकता है कंसिस्टेंट, जब वो इनकंसिस्टेंट आपका एक ही सॉल्यूशन में हो सकता है जब वो लाइन पैरेलल हो जाए, यानी नो सॉल्यूशन जहां आपको मिलेगा तो वो इक्वेशन जो है आपका कैसा हो जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो लाइन आपका कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वही इंटरसेक्ट या फिर आपका कोइंसाइड भी होगा तो उसको हम जो है आपका कंसिस्टेंट बोलते हैं। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब जब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको समझ में आ गया तो अब आप उम्मीद है कि आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है लाइन आपका कंसिस्टेंट है और कौन सा लाइन आपका इनकंसिस्टेंट है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। सेम वैसे ही करना है। a1/a2 b1/2 और c1/c2 का आप निकाल लेंगे रेशियो। अगर सबका इक्वल आ रहा है वैल्यू, और जब वैल्यू सबका इक्वल आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। वैल्यू यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का अगर वैल्यू इक्वल आ जाता है तो वो आपका कोइंसाइड कर जाता है। अभी मैंने पीछे सबसे पहले उसी को रिवाइज कराया है। अगर a1/a2 जो है, देखिए a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 के इक्वल आता है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है लाइन। और वही अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 सब इक्वल है तो यहाँ पे लाइन कैसा होता है, तो कोइंसाइड करता है, यानी एक ही पर दोनों बन जाता है। और अगर यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाता तो ये जो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है इसके जगह पे आपका वो कैसा हो जाता, तो उसके जगह पर ये लाइन आपका पैरेलल हो जाता, यानी कहीं पे आपका ये दोनों लाइन आपस में काट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन का केस बनता है जहाँ पे पैरेलल लाइन हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट। यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन इन दोनों का इक्वल c1/c2 नहीं होगा तो आपका वो कैसा इक्वेशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप घर पे खुद से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट करें या फिर थर्ड करें, फर्स्ट करें या फिर थर्ड करें, जल्दी बताइए। चलिए थर्ड ही कर लेते हैं, चलिए ये थर्ड कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तीसरा वाला। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं a1 का वैल्यू निकालूँ थर्ड वाले इक्वेशन में, इस वाले में इसका मैं बना रहा हूँ, तो a1 का वैल्यू अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा कैसे मैं a1 a2 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 3/2 आ जाएगा, b1 का वैल्यू यहाँ से 5/3 आ जाएगा, और c1 का वैल्यू यहाँ से -7 आ जाएगा। अब -7 क्यों आया, इज इक्वल टू को उधर रखा हुआ है c का वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू जब उधर रखा हुआ है c का वैल्यू, तो c का वैल्यू तो मेन इक्वेशन में जब कंपेयर कीजिएगा तो c का वैल्यू तो सब इधर ही होता है, इज इक्वल टू के बाद तो उधर सारा 0 होता है, मेन इक्वेशन में मैंने आपको बताया है। तो जब इस 7 को आप इज इक्वल टू की इस साइड ले जाइएगा तो -7 हो जाएगा, और जब -7 इज इक्वल टू की साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो c1 का वैल्यू आपका कितना आ गया, -7 आ गया। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। अरे कुछ नहीं किए हैं, इज इक्वल टू इधर -7 लिखा हुआ है, सॉरी इज इक्वल टू उधर 7 लिखा हुआ है, बस इस 7 को इज इक्वल टू के इस साइड ले गए हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 7 इस तरफ प्लस में था, इज इक्वल टू उधर ले जाएगा तो -7 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। तो आपका c1 का वैल्यू कितना आ गया, -7 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो c1 का वैल्यू आपका कितना मिल गया, -7 मिल गया। हाँ, जिनको पता है उनको कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं तो उनको ही बताना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो देखिए b1 हो गया, c1 हो गया। उसी तरह से आप क्या निकालेंगे, a2 b2 और c2 निकालेंगे। तो a2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 9, b2 का वैल्यू यहाँ से -10 और c2 का वैल्यू फिर यहाँ पे -14 हो जाएगा, c2 वैल्यू फिर यहाँ पे -14 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिए क्या आ जाता है। पहले यहाँ पे देख लीजिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल है कि नहीं है। तो a1/a2 आपका कितना हो जाएगा, a1 का वैल्यू है 3/2 और a2 का वैल्यू है 9, यानी यहाँ पे 2 के बाद 9 लग जाएगा क्योंकि नीचे ही है।
यानी आ गया a1/a2 3/18 आ गया, यानी कि 1/6 आया a1/a2 का वैल्यू। वही मैं b1/b2 का वैल्यू निकालता हूँ, b1/b2 का वैल्यू निकालता हूँ तो 5/3 मल्टीप्लाई -10 जो कि 5 कितना हो जाएगा 30, जो कि आ जाएगा कितना 5/30। और यहाँ पे 5 और भी माइनस में आएगा, माइनस में आया तो ऐसे हमको दिख रहा है कि a1/a2 जो है आपका b1/b2 को इक्वल नहीं है। क्लियर करके मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ सारा आसानी से। तो a1/a2 आपका आया 1/6 आया था, और जब मैं b1/b2 निकालने का कोशिश कर रहा हूँ तो b1 का वैल्यू 5/3 है, ठीक है। और आपका जो b2 का वैल्यू है वो कितना है आपका, b2 का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, यहीं पे हम लिखेंगे ना नीचे ही 3 के बाद, b2 वैल्यू -10 है। जब इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 5/में -30, जब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 1/में कितना आ जाएगा -6। अब यहाँ पे 1/6 है और ये b2 जो है b1/b2 जो है वो -1/6 है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। जब इक्वल ही नहीं है तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो जब नॉट इक्वल है a1/a2 b1/b2 के तो लाइन बनेगा इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे जब लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगा यानी सोल्यूशन आपका यहाँ पे होगा, एक सोल्यूशन होगा तो ये आपका कंसिस्टेंट बनेगा। यानी आपका कैसा हो गया, ये आपका पेयर कैसा हो गया, ये आपका पेयर जो थर्ड वाला है इन दोनों इक्वेशन का पेयर आपका कैसा हो गया, तो कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पे अब मैं आपको क्या मनोरंजन के लिए करूँ बताइए आप ही। आप बोर होने लग रहे हैं, पढ़ाई में आपका ध्यान ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये 3 का फर्स्ट का आपका यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। 3 का फर्स्ट का सोल्यूशन दिया हुआ है क्या कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को जब यहाँ पे लिखा गया तो आपका आया 3/2 आया a1/a2, b1/b2 -2/3 आया। तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल ही नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट वाला है इसका भी आंसर कैसा हो जाएगा, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। देखिए कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला भी सॉल्व हो गया। आ जाते हैं फोर्थ वाले पे, ठीक है। बाकी सारा आप अपने घर पे कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन पे और इसको देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम वही चीज़ पूछ रहा है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और इसको शो करना है। अगर कंसिस्टेंट अगर ये होता है, ये कोई भी इक्वेशन इसमें से कंसिस्टेंट होता है तो उसको ग्राफ पे शो करके दिखाइएगा। कैसे दिखाना है, ग्राफिकली शो करके दिखाना है, ठीक है। ये आपको शो करके दिखाना है तो इजी है। पहले तो आप कंसिस्टेंट खुद से फाइंड कर लेंगे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया है, और ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए सेम वही चीज़, 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है। देखिए तो कंसिस्टेंट तक आप फाइंड कर लेंगे खुद से, कंसिस्टेंट तक आप खुद से फाइंड कर लेंगे, मैं इतना उम्मीद रखूँ आपसे। चलिए तो अब मैं ग्राफ के बारे में आपसे सिर्फ बता देता हूं। तो ग्राफ के बारे में ऐसे मैंने पहले बता चुका है कि 2 इक्वेशन का आप ग्राफ जो है कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये फर्स्ट वाला को उठा लेता हूं, इसका ग्राफ मैं बना के आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है x + y = 5, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपसे 2x + 2y = 10, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप कैसे बना देते हैं, इस तरह से बॉक्स करके। आप सबसे पहले पहला इक्वेशन लेंगे और उसका एक वैल्यू रखेंगे और दूसरा वैल्यू अपना लाएंगे। तो पहला इक्वेशन में मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सजा लेता हूँ। x = मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x = में 5 - y लिख सकता हूँ, x = में 5 - y। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए। अब यहाँ पे कलर चेंज करके मैं बता दूँ आपको, और इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ, ठीक है। x और y लिख लिया हूँ। अब देखिए मुझे चाहिए, मैं y का वैल्यू रखता जाऊँगा, x का वैल्यू हमको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे y का वैल्यू सबसे पहले 0 रखता हूँ, 0 ही सबसे पहले रखता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखूँगा तो ये पूरा y कट जाएगा 0 से, बचेगा x का वैल्यू 5। यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ गया 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब इसको मिटा के फिर से मैं यहाँ y लिख दूँ, एक वैल्यू आपको मिल गया। दूसरा वैल्यू अब यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फिर से ये y आ गया। अब मैं यहाँ पे y का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो y का वैल्यू 1 जैसे ही लिया तो इस y को यहाँ पे हटा कर अब मैं 1 रखूँगा, इस y को मैं यहाँ पे हटाकर
यहाँ पे 1 रखूँगा तो 5 - 1 हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ के लिए हुआ, ये आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था उसके लिए हुआ। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड आप टेबल बना लीजिए फिर से। सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से आप एक सेकेंड टेबल बना लीजिए। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड टेबल। आइए देख लेते हैं, एक बार पेंसिल का फिर से ये बढ़ा लें, ये रहा है ऐसे। फिर से मैं एक टेबल बनाता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ फिर से एक टेबल। आप समझ गए होंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ ऐसे, ठीक है। फिर से यहाँ कलर में वही ले लेता हूँ और इस पेंसिल का जो है वो चीज़ मैं कम कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे x और y, और इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेंगे इस चीज़ को, इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे जब आप 2x को इधर ही रहने देंगे तो आपका ये 10 की तरफ 2y को ले जाएगा तो -2y हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 2, ये जो x के साथ 2 लगा हुआ है, इसको भी आप उधर ले जाइए, तो उधर ले जाइएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, ये आपको दिख नहीं रहा है कलर, ठीक है। कलर हल्का अब हमको दूसरा लेना पड़ेगा, ये वाला ले लेता हूँ। तो आपका यहाँ पे ये तो और नहीं दिख रहा है, कौन सा लूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कैसा कलर करें, कैसा आपको यहाँ पे दिखेगा, अपन में आ जाएगा 2, जब वहाँ से 2 को नीचे भेजिएगा तो आपका ये इक्वेशन बन गया। अब फिर से आप यहाँ पे y का वैल्यू रखते जाइए, आपको x का वैल्यू मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पे जब y का वैल्यू रखेंगे, अब जब आप यहाँ पे y का वैल्यू रखते हैं, फिर से वही y का वैल्यू 0 सबसे पहले रखिए। तो y का वैल्यू 0 रखिए तो ये पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा 10/2, और 2 के टेबल में ये 10 जाएगा 5 बार में, यानी y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, इसको आप मिटाइए और यहाँ पे आप लिखिए क्या, इसको भी आप यहाँ से मिटा के यहाँ पे जैसे था वैसे पहले लिख लीजिए। यहाँ पे आपका 10 था और यहाँ पे आपका क्या था, 2y था। फिर से आप यहाँ पे अब y का वैल्यू 1 लीजिए, तो y का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 10 - 2, y के जगह पे 1 रखिएगा और अपन में 2, ठीक है। तो 10 में से अब देखिए यहाँ पे अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, यहाँ पे अब देखिएगा, तो 10 - 2 × 1 2 अपन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2। अब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ये इतना चीज़ आपका है। अब देखिए दोनों सेम ही आ रहा है। अब तो आपको बिना ग्राफ बनाए ही आपको पता चल गया कि आपका ये कैसा बनेगा ग्राफ। दोनों का वैल्यू जितना मैं रख ले जा रहा हूँ तो दोनों का एकदम सेम आ रहा है, एकदम सेम आ जा रहा है। तो आपको तो ये ऐसे ही पता चल रहा है ये कैसा ग्राफ बनेगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ देखिए दोनों का सेम बनेगा, यानी ये कोइंसाइड करेगा, ठीक है। कैसा करेगा, ये कोइंसाइड करेगा। यानी कि अब यहाँ पे मैं x पे रखता हूँ, y पे आपका 0 है यानी कहीं यहाँ पर, और एक आपका 1 है कहीं यहाँ पर। x पे आपका एक 4 आ रहा है कहीं यहाँ पर, और एक आ रहा है आपका 5 कहीं यहाँ पर, ठीक है। यानी 0,5 एक आ रहा है, तो 0,5 यानी कहीं यहाँ पर एक आएगा, ठीक है। और एक आ रहा है आपका 4,1, तो 4,1, 0,1 एंड 4,1, 4,1 यानी कहीं यहाँ पर आपका आएगा 4,1, ठीक है। तो एक लाइन आपका ये इस तरह से गया, एक लाइन ये इस तरह से गया, और इसी पर एक और लाइन बन जाएगा, इसी पर दूसरा लाइन भी बन जाएगा, क्योंकि ये भी इसका भी वैल्यू सेम है, सेम वैसा ही है। तो सेम वैसा ही यानी इसी पर एक और बनेगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला है ये वाला, इसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा, कोइंसाइड करेगा। ग्राफ कैसा होगा, कोइंसाइड करेगा। और कोइंसाइड करेगा तो उसका आप जो है इक्वेशन भी जानते हैं a1/a2 वाला, कि कोइंसाइड वाला का कैसा होता है। कोइंसाइड वाला का कैसा होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा होता है तभी एक ग्राफ आपका कोइंसाइड बनता है, तभी आपका वो ग्राफ कोइंसाइड बनता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। अब इसको चेक भी कर लेंगे आप ऐसे करके। देखिए मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे a1 का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट वाले में देखें इतना दूर में, तो a1 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो a1/a2 निकालिएगा तो a1 का वैल्यू 1 आ गया। a2 का देखिए, a2 का देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में। अब a2 का देखिए यहाँ पर, तो a2 का वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गया। उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब मैं b1/b2 निकालता हूँ, तो b1/b2,
तो देखिए यहाँ पर b1 का वैल्यू y के बगल में 1 लगा छुपा हुआ है, तो y के बगल में 1 छुपा हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के बगल में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे b1 का वैल्यू 1 हो गया। और b2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, y के बाद 2 लगा हुआ है यानी 2 हो जाएगा। देखिए a1 अपन में a2, b1 अपन में b2, दोनों 1/2 आ रहा है। तो सेम आपका c1 अपन में c2 भी 1/2 ही आएगा। देख लेते हैं कैसे, c1 अपन में c2 भी आपका 1/2 ही आएगा। तो ये देखिए ये आपका -5 हो जाएगा यहाँ पर c1, और ये आपका -10 हो जाएगा। तो c1 अपन में c2 जो है वो आपका -5 अपन में -10, माइनस से माइनस गया और 5 के टर्म में गया 2 बार में। देखिए यहाँ भी आपका 1 अपन में 2 आ गया, यानी c1 अपन में c2 इज इक्वल टू 1 अपन में 2। देखिए a1 अपन में a2 भी आपका 1 अपन में 2, b1 अपन में b2 भी आपका 1 अपन में 2, और c1 अपन में c2 भी आपका 1 अपन में 2, यानी सब का 1 अपन में 2 आ रहा है, यानी सब इक्वल है। a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इज इक्वल टू c1 अपन में c2। ये सब इक्वल है आपस में। जब ये सब इक्वल है तो ये कैसा लाइन आपका ग्राफ बनता है, तो कोइंसाइड करता है ग्राफ। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया, और इसी तरह से आप सारा क्वेश्चन को घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप सारा क्वेश्चन को घर पे बैठ के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, आपका ये फर्स्ट वाला का सोल्यूशन है। देख लीजिए सबका 1/2 आया है यहाँ पर। ये देखिए a1 अपन में a2 1/2 1/2 1/2। और जब सबका वैल्यू 1/2 ही आ गया तो आपका यहाँ पे जो है ये आप इस तरह से बॉक्स बना के आप ग्राफ बनाने के लिए करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए आपका ग्राफ यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखिए एक ही पर आपका दोनों इक्वेशन का ग्राफ बन गया यहाँ पर। तो ये आपका कैसा बना, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन दिया है। अब ये सब आप घर पे खुद करेंगे। आ जाते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ के बाद फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन का आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ ऑफ द पेरीमीटर आपसे कह रहा है। उसका हाफ पेरीमीटर, यानी एक सपोज ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो इसका हाफ पेरीमीटर, यानी यहाँ इसको हाफ कर दीजिए। ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका लेंथ 4 मीटर दिया है, इज मोर देन विड्थ, और सॉरी इसका लेंथ जो है वो 4 मीटर जो है वो ज़्यादा है इसके ब्रेथ से, इसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसके ब्रेथ से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ इसका क्या है 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, इसके ब्रेथ से इसका लेंथ क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 4 मीटर इसका लेंथ ब्रेथ से ज़्यादा है, 4 मीटर लेंथ इसका ब्रेथ से क्या है ज़्यादा है, यानी यहाँ पे एक तरह से बोल रहा है कि लेंथ जो है वो क्या है ब्रेथ से ज़्यादा है, लेंथ जो है वो क्या है ब्रेथ से ज़्यादा है, ब्रेथ से इसका 4 मीटर लेंथ जो है वो क्या है ज़्यादा है। तो लेट कर लीजिए, ब्रेथ का जो भी आपका मीटर है उसको x मान लीजिएगा, तो आपका लेंथ का कितना आ जाएगा, और लेंथ को आप मान लीजिए y। ठीक है, ब्रेथ को आप मान लीजिए कि x मीटर होगा और लेंथ मान लीजिए y मीटर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया तो बताइएगा हमको कि हाँ समझ में आ गया। इतना आया पहले समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए अब बोल रहे हैं यहाँ पर क्या कि 4 मीटर ज़्यादा है इसका लेंथ इसके ब्रेथ से, उस गार्डन के ब्रेथ से लेंथ इसका 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ इसका क्या है, लेंथ इसका क्या है 4 मीटर, क्या है एक सेकंड रुकिएगा, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ से जो है वो लेंथ जो है वो कितना 4 मीटर ज़्यादा है। तो ब्रेथ से जो है यानी कि y से जो है, एक सेकेंड, हमने ब्रेथ क्या लिया है, जो विड्थ लिया है x माना है ब्रेथ को, और लेंथ को हम लोगों ने माना है y। अब समझ में आएगा कि क्या होने वाला, अब ऐसे इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये मैंने लेट किया है, ठीक है, ये मैंने क्या है माना है, कैसे, अब इसको एक और लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन बी एक्स, और उसी तरह से आप लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी वाई। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि आपका जो है 4 मीटर लेंथ ज़्यादा है ब्रीथ से, तो ब्रीथ से 4 मीटर लेंथ ज़्यादा है,
तो लेंथ जो है वो कितना ज़्यादा है, ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है। यानी आपका ब्रीथ x था, इसमें 4 जोड़ देंगे तो इससे ज़्यादा आपका कितना ज़्यादा लेंथ आपका उसके ही बराबर हो जाएगा। यानी ये ब्रीथ जो है, ब्रीथ में 4 जो है मीटर जोड़ देंगे तो आपका लेंथ के इक्वल आ जाएगा, वो आपका लेंथ के इक्वल आएगा। यही ना बोल रहा है कि जो आपका लेंथ है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रीथ में हम 4 जोड़ देंगे तो आपका लेंथ के इक्वल हो जाएगा वो पूरा। यानी एक इक्वेशन आपका यहाँ पे बन गया y = x+4, y = x+4 आपका एक इक्वेशन यहाँ पर बन गया। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं y - x = 4। x को जब आप इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी y - x = 4, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतना चीज़ समझ में आ गया, इतना चीज़ समझ में आया। चलिए, तो इतना चीज़ समझ में आया तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इसको इरेज करके नोट कीजिए जल्दी। हो गया नोट? हो गया। चलिए, तो अब देखिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस 36 मीटर, यानी अब इनका जो सम है, टोटल इनका जो सम है लेंथ और ब्रेथ दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितना आ रहा है, उनका पूरा जो लेंथ है वो कितना आ रहा है, तो 36 आ रहा है। यानी ब्रीथ और इसका लेंथ को जोड़ने पर आपका कितना पूरा लेंथ आ रहा है टोटल, तो 36 आ रहा है। तो ये आपका कितना, कौन सा इक्वेशन हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। बस, तो आपको एक मिला था इक्वेशन कौन सा, y - x = में 4, ये का इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, और एक था आपका ये। अब इससे आपको क्या बताना है कि इसका डायमेंशन जो है वो फाइंड करके बताना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। बस सिंपल है, कर लेंगे। x और y आपको बस फाइंड करके बताना है, इसमें x और y बस आपको यहाँ पे फाइंड करके बताना है। कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड और जब एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा तो ये सब जो है आपका काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बताया नहीं हूँ, तो आप इसको जो है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ा ही नहीं है। तो आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, यानी अभी के एक्सरसाइज जो चल रहा है उसमें आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कैसे लगा रहे हैं, जब मैं इसके बाद वाले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में बताऊँगा तब आप इसको काफ़ी ईजी से और कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जब मैं उसको बताऊंगा तो इस तरह का भी क्वेश्चन जब बताऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन मैं वहाँ डील करूंगा, तो देखिएगा कितना इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है, अभी फ़िलहाल आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप अभी फ़िलहाल इसको ग्राफ के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ के थ्रू ही इसको आप सॉल्व करेंगे। वही सेम चीज़ फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना के एक्स और वाई लेके कीजिएगा, और सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बना के एक्स और वाई लेके कीजिएगा। ठीक है, और दोनों का जब बॉक्स बना के जब आपका वो निकल जाएगा तो आपका एक ग्राफ बनेगा, और उस ग्राफ में देखिएगा कि वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल हो रहा है कि आपका कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका एक्स, वाई का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखना होगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं, इसका कंटेंट में होगा इसका सारा चीज़। तो आप देखिए वही चीज़ आ गया, दोनों इक्वेशन देखिए यहाँ पे बना हुआ है, y - x = 4 और y + x = 36। ठीक है, फिर उसके बाद इसके आगे कीजिएगा, ये चीज़ बाद में देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इसका ग्राफ पहले। तो जब वो बॉक्स बना के करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, वो खुद से करेंगे बॉक्स बना के, मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया है। तो आप देखिए एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है वहीं पर आपका क्या होता है, नीचे वाला से जो होता है ऐसे नीचे वाला, यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिलता है, और इधर जो है इधर से आपका y का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पर आपका यहाँ नीचे आके टच कर रहा है, जिसका वैल्यू यहाँ पे नीचे 16 है, और ये जहाँ पर टच कर रहा है इसका वैल्यू यहाँ पर y है। यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 16 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 16,20। ठीक है, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू 16 मिल गया, और y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 20 मिल गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इन फिगर ऑब्जर्वेशन में इंटरसेक्टिंग मिल रहा है आपको ईच अदर, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, तो वैल्यू आपको x, y का 16, y मिल जा रहा है। यानी कि एक जो आपका गार्डन का जो ब्रेथ है वो आपका 20 मीटर है, और जो इसका लेंथ है, सॉरी जो इसका लेंथ है वो आपका 20 मीटर है, और जो इसका ब्रेथ है वो आपका कितना है, 16 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ आप वहाँ पे निकाल लेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, समझ में आया तो काफ़ी अच्छी बात है। ये आपका ग्राफ इस टाइप का बन गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन पे देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, 38 मिनट हो गया। 6 क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और देखते हैं 6 क्वेश्चन में आपका क्या है।
इसमें बस आपको बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, कि कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, और पैरेलल कर रहा है कि नहीं, इसको बताना है आपको, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको जो है आपको यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन लीनियर इक्वेशन, हाँ देखिए गिवन लीनियर इक्वेशन, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेंस ऑफ पेयर ऑफ द फॉर्म। एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है आपको खुद से जो है वो बना लेना है। खुद से आपको एक लीनियर इक्वेशन आपको खुद से बना लेना है, कोई भी आप बना लीजिए और दोनों का कंपेयर कीजिए और देखिए कि क्या आपका आ रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है, तो खुद से बनाने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट वाला है, दूसरा जो आप लीनियर इक्वेशन का जो आप इक्वेशन लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा कि ये वाला इक्वेशन और वो वाला इक्वेशन मिलकर एक इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मेशन करे, यानी एक सिंगल जो है आपका वैल्यू का फॉर्मेशन करे। ऐसा एक इक्वेशन लेके और उसको सॉल्व करके बताइए। फिर यहाँ पे पैरेलल वाला एक इक्वेशन अलग से ले लीजिए जो अनदर इक्वेशन आपको बोला है लेने के लिए, और एक कोइंसाइड वाला जो है लाइन वाला एक इक्वेशन अपने से खुद से लेकर और सॉल्व करके बताइए। ये आपसे यहाँ पे बोला है, कुछ नहीं करना है। इंटरसेक्टिंग के लिए आप एक तो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 2x + 3y - 6 = 0। इंटरसेक्टिंग कब करता है, इंटरसेक्टिंग कब करता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तब वो लाइन क्या करता है, इंटरसेक्टिंग करता है। तो सिंपल सा है। अब जब a1/a2 b1/b2 के इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो आप यहाँ पे b1/b2 चाहे a1/a2 का जो है या फिर b2 का वैल्यू अलग ले लीजिए, तो आपका इंटरसेक्ट आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो इक्वल ही नहीं होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट 2x प्लस में 4y - 6 ले लेता हूँ, तब मैं यहाँ पे a1/a2 निकालूंगा, a1/a2 निकालूंगा तो वो तो 1 आ गया। लेकिन b1 में जब मैं b2 निकालता हूँ तो वहाँ पे कितना आ जाता है, 3/4 आ जाता है, जो कि इक्वल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। सिंपल सा है। तो इस तरह से आप अपने से कोई इक्वेशन लेके और जो यहाँ पे केस बोला है उस केस में इसको फुलफिल करना है, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आप इस 6 वाले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे 2 का जो है सोल्यूशन दिया हुआ है, आप खुद से देख लेंगे। उसके बाद 7 वाला है ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो ये तो आप खुद से कर सकते हैं, आप ग्राफ ड्रॉ करना है और तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो 2 बॉक्स बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे और एक ग्राफ ड्रॉ करके बता देंगे इनका जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसका देख लीजिए, इस तरह से आप बॉक्स बनाएंगे और इन दोनों का बॉक्स अब मैं बता ही चुका हूँ ग्राफ कैसे बनाना है। इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा और देखिए यहाँ पे एक सिंगल इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, यहाँ पे सिंगल, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे बता देंगे कि एक इंटरसेक्ट करेगा लाइन, ठीक है। इस तरह से आपका वो पूरा 3.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया है। कितने में, पूरे 42 मिनट्स लगे हैं हम लोगों को 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को, जो कि आपका आ जाता है किसके पार्ट में, तो अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अब अलजेब्रिक मेथड से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है कौन सा आपका रूल आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड रूल जो है आपका आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रेंड जो है कुछ होता नहीं है। जैसे आपको सपोज डैट एक यहाँ पे दे दिया x - y = 2, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, और एक यहाँ पे दे दिया यहाँ पर 2x + y = 0। अब इसको बोल रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, और आपको जो है इसको सॉल्व करने के लिए बोल दिया वहाँ पे, या फिर आपको जो है इजी लगेगा अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर दीजिएगा। या फिर अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा वो देख लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से किसी एक को जो है एक वेरिएबल में सबसे पहले कर लीजिए। जैसे मैं फर्स्ट वाले को कर लेता हूँ, x को इधर ही रहने देता हूँ और y को मैं उधर ले जाता हूँ। तो 2 - y था, इधर उधर जाए तो +y हो जाएगा। यानी x = आपका क्या आ गया, x = आपका आ गया 2 + y, x = आपका आ गया 2 + y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू एक तरह से आ गया आपका 2 + y,
तो कुछ नहीं करना है, इस x के वैल्यू को ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके x के वैल्यू में पुट कर देना है, बस यही आपका सब्स्टिट्यूशन है। यानी इस x के जगह पर फर्स्ट इक्वेशन का x का वैल्यू बस आपको पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करना ही हम लोग बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका वो बन जाता है। समझ में आया? इस तरह से आपका वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, x की जगह पे जब x की जगह पे आप ये 2 प्लस वाई लिखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 प्लस वाई कर देंगे, और ये y तो आपका यहाँ पे प्लस में था ही ये, तो आपका यहाँ पे प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब इस 2 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एक हो जाएगा आपका 4, एक आपका 4 और एक आपका 2y और ये प्लस वाई, तो यहाँ पे ये था ही इज इक्वल टू 0। तो आपका कितना जाएगा 4 प्लस 2y या प्लस वाई इज इक्वल 2y या प्लस वाई मिलकर 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -4/3। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया -4/3, अरे -4 ही तो आया। अब इस 4 को जब आप उस इज इक्वल टू को 0 तरफ ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे इस 3 को जब आप उधर ले जाइएगा इज इक्वल टू उधर, तो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा, तो 4 के नीचे आ जाएगा 3, और यहाँ -4 होगा क्योंकि इधर +4 था तो उधर -4, यानी -4/3 आपका आ जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आया x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया था हमने 2 दिया था, और एक दिया था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही था ना इक्वेशन। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू आ गया था -4/3। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए, इन दोनों में से आपको जो इजी लगता है इक्वेशन उसमें y का वैल्यू ये जो आपका आया है इसको पुट कर दीजिए, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाला हमको इजी लग रहा है तो उसमें मैं y का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो इस वाले में मैं जब y का वैल्यू पुट करूँगा, इसको जब आप सिंगल वेरिएबल में रखे थे तो कैसा आया था 2 प्लस वाई आया था। तो अब मैं y की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ -4/3। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आएगा 3, नीचे आएगा आपका 3 और ऊपर आ जाएगा 6 - 4, जो कि 6 में से 4 जाएगा तो 2/3, यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2/3 और y का वैल्यू आ गया -4/3। तो इस तरह से आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। बस 2 इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन को पहले सिंगल वेरिएबल में रखना है, बाकी सबको इज इक्वल टू उस तरफ ले जाना है, और जो आपका जिसको आप रखेंगे, जैसे x को आपको रखना है, x को आप एक तरफ रखे हैं तो सेकंड इक्वेशन में आप x के जगह पे जो भी आप ऊपर का जो लिखे हैं सारा चीज़ उसको आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर उसके बाद अपना y जो भी होगा y का वैल्यू ला देंगे, और फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू रख के x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे आपका एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब इसको आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में आपको सबसे सिंपल क्या लग रहा है, कौन सा इक्वेशन सिंपल लग रहा है, ये फर्स्ट वाला लग रहा है या फिर ये सेकेंड वाला लग रहा है, कौन सा इक्वेशन आपको सिंपल लग रहा है, कौन सा, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला ही हमको सिंपल लग रहा है। इसको और थोड़ा पतला कर लेते हैं, सेकेंड वाला हमको सिंपल लग रहा है, तो सेकेंड वाला को 1 वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, यानी x को इधर ही रहने देते हैं और 2y को उधर ले जाएंगे तो 3 - 2y हो जाएगा, 3 - 2y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ इस चीज़ को, यानी आपका यहाँ पर सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसको मैंने x इज इक्वल टू में 3 - 2y लिख लिया है, 3 - 2y लिख लिया है। अब बस इस इक्वेशन को, इस x के वैल्यू को इस फर्स्ट वाले में पुट करेंगे और अपना वैल्यू लाएंगे, फर्स्ट वाले में पुट करेंगे और अपना क्या लाएंगे, वैल्यू ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो देखिए अब इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आया था, ये आया था x इज इक्वल टू में 3 - 2y। अब इस x के वैल्यू को फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो 7 x के जगह पे आप लिखेंगे 3 - 2y। ठीक है, अब -15y और इज इक्वल टू 2, ये पूरा आप पुट कर दिए। अब इसके बाद आप खुद से जान गए हैं क्या आने वाला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 3 का तो 21, फिर 7 और 2y का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो -7 दूनी 14y हो जाएगा, 14y। फिर इसके बाद ये यहाँ पे -15y तो है ही और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है ही, तो यहाँ पे आपका आ गया 21, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 15 और 10 25 और 4 29,
29y हो जाएगा, माइनस 29y और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब उसके बाद 21 को जो है आप 2 के तरफ ले जाएंगे या फिर 2 को 21 के तरफ ले जाएंगे। चलिए 21 को ही 2 के तरफ में ले जाता हूँ, तो माइनस 20y इज इक्वल टू 21 को जब 2 के तरफ ले जाएंगे तो माइनस 21 और माइनस 21 में से प्लस 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 21 में से प्लस 2 घटेगा तो आपका माइनस 19 आ जाएगा, माइनस 19 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका माइनस ये कट गया, माइनस माइनस, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 19/29 आ गया, 19/29 आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया। 19/29 y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए जो आपको इजी लग रहा है, और उसके बाद आपका x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। इस तरह से आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर इस वाला इक्वेशन हमको इजी लग रहा है तो इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले इसको क्या किए थे, x इज इक्वल टू में 3 - 2y किए थे, और y के वैल्यू आपका कितना आया था, तो 19/29 आया था, 19/29 यही आया था ना। तो बस कुछ नहीं करना है, कर लीजिए आप सिंपल सा। देखिए क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 3 माइनस ये कितना आ जाएगा 8 और 2 होगा ना, इतना आ जाएगा ये, और इधर ये 29 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो जो भी करके आपका एलसीएम करके जो भी ऊपर वैल्यू आएगा उसके बाद जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप खुद से घर पे कर लेंगे। बस मैं आपको समझा दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता कैसे है। ठीक है, बाकी आप जो भी आपको सॉल्यूशन करना है आप खुद से अपने घर पे बैठ के करते रहिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। समझ में जब आ गया तो मैं आपको यहीं पर आपको इलिमिनेशन मेथड भी एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड भी जो है मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ठीक है, बाकी उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग एक साथ मिलकर कर लेंगे, और एग्जाम्पल करने के बाद जो हम लोग इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जाम्पल अभी कर लेंगे, और इलिमिनेशन मेथड का जो भी क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे। ठीक है, हाँ, इस सप्ताह में आपका जो 3 दिन क्लास होगा मैथ का, उसमें आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिमिनेशन मेथड भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इलिमिनेशन मेथड के लिए मान लीजिए सपोज आपको ये कोई इक्वेशन दिया है 1 और एक दिया है आपका 2x + y = 3। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि इसको आपको इलिमिनेशन मेथड से आपको इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख के एक आप ऐसे लाइन पार देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को आप सेम करने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर y और y दोनों सेम है, यानी दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। सेम का मतलब ये नहीं है कि y ही सेम, उनका कोफिशिएंट सेम करने का आप कोशिश करेंगे। तो दोनों का कोफिशिएंट आपका 1 1 ही है, साइन पर मत जाइए, आप कोफिशिएंट पे जाइए अभी। तो दोनों का कोफिशिएंट कितना है 1 1 ही है, तो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है y का, तो सेम है। अब आते हैं साइन पे, तो नीचे वाले साइन के हिसाब से हम सबका साइन चेंज करते हैं। तो नीचे आपका प्लस का साइन है, ठीक है, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए नीचे वाला साइन आपका प्लस है और ऊपर वाला साइन आपका माइनस है। ठीक है, नीचे वाला साइन आपका प्लस है ना, तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को पूरे को प्लस कर दीजिए। दोनों इक्वेशन आप क्या कर लीजिए, पूरी तरह से प्लस कर लीजिए। ठीक है, माइनस भी रहता तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए प्लस कर रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस देखिए अब क्या होगा। अब पहले आप समझिए, दिए मैं एक स्टेप चलता हूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ आपको बताने में। देखिए फिर ध्यान से समझिए, इसको फिर से मैं रेडी से करता हूँ शुरू से। तो इतना आप समझ गए, ये चीज़ पहले, ये चीज़ आप समझ गए इतना, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है। अब कुछ नहीं करना है, आप इस इक्वेशन को प्लस कर लीजिए या फिर माइनस कर लीजिए। मैं इस इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर देता हूँ। प्लस करेंगे तब इसका साइन जो है चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2x के आगे प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ का मिस्टेक हो गया, एक चीज़ का यहाँ पर मिस्टेक हो गया। क्या हुआ है मिस्टेक, प्लस हुआ है तो प्लस ही नहीं रहेगा, यहाँ पे ये माइनस कैसे हो जाएगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ पे जब आप प्लस करेंगे पूरे इक्वेशन को
पूरे इक्वेशन को जब आप इसको प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करने पे क्या होगा कि ये प्लस है यहाँ पर इस y का वैल्यू नीचे वाले का और ऊपर वाले का वैल्यू आपका माइनस में है, तो ये दोनों आपका कट जाएगा, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या, 2x और x बचा और इधर 3 और 1 बचा। तो 2x और x को जब जोड़िएगा तो 3x हो जाएगा और 3 और 1 को जब आप जोड़िएगा तो इज इक्वल टू करके यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो x का वैल्यू जब 4/3 आ गया तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में आप x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू आपका आ जाएगा। समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन में इलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, इलिमिनेशन का मतलब इलिमिनेट कर देना, यानी किसी एक को वहां से गायब कर देना, हटा देना। तो मैंने यहाँ से y का वैल्यू को पूरा हटा दिया, काट दिया, बचा सिर्फ x का वैल्यू मैंने सबसे पहले लाया, फिर इस x का वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक पे पुट करके मैं y का वैल्यू ला लूंगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, एक और ले लेते हैं हमें, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और एक ले लेते हैं 4x प्लस 5, 4x प्लस छोटा डिजिट ले लेते हैं ताकि समझाने में आपको और इजी हो जाए। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इनको करना है तो मैंने ऐसे एक लाइन पारा। अब मैं इनमें तो देख रहा हूँ कि किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना ही x का कोफिशिएंट सेम है ना ही y का कोफिशिएंट सेम है। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक वेरिएबल को उठाऊंगा और उसका कोफिशिएंट सेम करने का कोशिश करूँगा। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ पर मैं y को ही उठा लेता हूँ, इन दोनों का वेरिएबल मैं सेम करने का कोशिश करूँगा। तो ऊपर 3 के टेबल यानी 3 को देखेंगे और नीचे 2 को देखेंगे। अब इन दोनों के टेबल में देखूंगा कि इन दोनों के टेबल में कौन सा ऐसा जो नंबर है जो सेम हो जाता है, सेम मतलब कि आता है। तो 3 के टेबल में भी 6 आता है और 2 के टेबल में भी 6 आता है। तो कितने कितने बार आता है उतने बार मैं उन दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 के टेबल में 2 बार में 2 आता है, यानी कि इन पूरे इक्वेशन यानी फर्स्ट वाला पूरा इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सेकेंड इक्वेशन में 2 के टेबल में जो आपका 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, यानी सेकेंड इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए अब पूरे का कोफिशिएंट सबका चेंज हो जाएगा। तो इस 2 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये वाला 2 को जब इस x के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी ये कोफिशिएंट यहाँ पर 2 हटकर यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से आपका सेम उसी तरह से जब इस 2 को जब आप जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा इस y के कोफिशिएंट 3 से, इस y के कोफिशिएंट 3 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से ये 3 हट जाएगा और यहाँ से ये 3 हटेगा, तो ये 2 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 6y आ गया। ठीक है, फिर वही हुआ, और यार बार बार क्या हो जा रहा है, फिर वही चीज़, फिर इस 2 के कोफिशिएंट को इस 1 के कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से ये 1 हटेगा, यहाँ से ये 1 हटेगा और यहाँ से 1 हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से 1 हट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने पूरे इक्वेशन में आप जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके आपका ये एक नया यहाँ पर बन गया, सबसे 2 से मल्टीप्लाई किए। तो सेम इसी तरह से नीचे वाले कोफिशिएंट को भी सबको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 3 जब 4x के कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 4 3 जा 12 होगा, यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसी तरह से जब ये 3y के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 जा 6 होगा, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा ये। फिर उसी तरह से ये जब कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई करेगा ये 3 तो 4 3 जा 12, यानी यहाँ पे 12 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर x का जो भी कोफिशिएंट है वो दोनों सेम आ गया, x का जो भी कोफिशिएंट है वो दोनों सेम आ गया। तो सेम करने के लिए बस हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिसको भी जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप सेम करना चाहते हैं उन दोनों का टेबल में देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है आपका नंबर सेम आता है, बस किस नंबर पे आता है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो अब देखिए क्या करेंगे। इसमें देखिए सब प्लस में है, सबका जो साइन है सबका साइन दोनों इक्वेशन में सबका साइन प्लस में है, तो इनको इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूँ। माइनस जैसे ही आप करते हैं माइनस, तो नीचे वाले जितना भी आपका जितना भी आपका यहाँ पर नंबर है इक्वेशन है इन सब का साइन चेंज होता है माइनस करते हैं। तो यानी प्लस 12x था, जब यहाँ पे पूरा इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे पहले तो प्लस 12x था तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस 12x। यहाँ पे 6y जो प्लस में था तो इसका साइन जो है माइनस करेंगे तो इसका साइन आपका माइनस में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि नीचे वाला का साइन सब माइनस में हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि नीचे वाला का साइन माइनस में आता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप
आपको 4 को 3 से घटाना होता है तो बीच में माइनस का साइन लाते हैं, तभी तो 4 को 3 से घटाएंगे तो 1 आएगा, तभी तो 1 आता है। अगर मैं इसको वेरिएबल के टर्म में बात करूं तो जब आपको x माइनस वाई को घटाना होगा x प्लस वाई से, तो जब इस ब्रैकेट को आप हटाते हैं तो x माइनस वाई, और इस ब्रैकेट को इस माइनस के चलते इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो सेकेंड वाला होता है माइनस करते हैं तो जो सेकेंड वाला इक्वेशन होता है वो प्लस में अगर आता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने सेकेंड वाले इक्वेशन को, अगर मैं पूरे जो दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो सेकेंड वाला इक्वेशन का जो भी साइन है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको उसका चेंज करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों किए, इनका साइन जो है हम पहले चेंज क्यों किए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जब इतना आपको समझ में आ गया तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब जब ये पूरा साइन इनका हम लोगों ने चेंज कर लिया, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, 12 का भी। अब साइन चेंज हुआ तो देखिए प्लस 6y है ऊपर में और नीचे में माइनस 6y है, तो दोनों जब कटेगा तो ये पूरा दोनों कट जाएगा प्लस माइनस से। और यहाँ पर देखिए प्लस 4x है और यहाँ पे माइनस 12x है, तो प्लस 4x और माइनस 12x है, यानी माइनस 12x में से प्लस 4x जो है वो घट जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और माइनस का साइन आपका 12 में बड़ा है तो माइनस 8x हो जाएगा। ये सब चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका काफ़ी पीछे का जो मैथ का थी है वो आपका वीक है, मैथ का कॉन्सेप्ट आपका फिर काफ़ी वीक है। उसी तरह से यहाँ पर माइनस 12 और 2 जाएगा तो यहाँ भी आपका 8 बच जाएगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो माइनस से ये माइनस गया और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू आपका 1 आ गया। और जब x का वैल्यू 1 आ गया तो इन दोनों इक्वेशन में से फिर से वही सब्स्टिट्यूशन जैसा है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और y का वैल्यू आप ला लीजिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए और y का वैल्यू लाइए। इस तरह से आपका ये एलिमिनेशन मेथड होता है। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया, एलिमिनेशन मेथड भी आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। समझ में आ गया, चलिए काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे में आगे एलिमिनेशन का काफ़ी सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये आपका सब्स्टिट्यूशन का सारा था। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। 1 घंटा आपका पूरा टाइम हो चुका है, क्या करूँ मैं, ये एग्जाम्पल भी सारा करा दूँ। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, ये सारा चीज़ अब आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये सारा काफ़ी डिटेल में सब बता चुका हूँ मैंने आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, अब इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी जो आपका 3.3 एक्सरसाइज है और 3.4 एक्सरसाइज है, इन दोनों का मैंने इंट्रोडक्शन आपको करा दिया क्योंकि 3.3 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन है, 3.4 एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन है। तो इन दोनों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिया है। बचा आपका क्वेश्चन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एक 5-6 बच जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज आपका अगले क्लास में, यानी कि 3 दिन में आपका मैथ चलने ही वाला है इस सप्ताह में, और 3 दिन में आपका ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ जाएंगे, जो भी आप चैप्टर बोलेंगे कराने के लिए, ठीक है। तो उस चैप्टर पर हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो AP हो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस हो, उसको हम लोग कर लेंगे इन दोनों में से किसी एक को। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको आप होमवर्क के रूप में रखिए, SW के रूप में आप इस क्वेश्चन को रखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप SW के रूप में रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। Welcome to our channel EduFest, providing 100% free videos, lectures, live interactive classes, notes providing, weekly doubt session, and mock test practices for classes 8th to 10th and special class of Sanskrit for 6th to 12th students. Subscribe now and press the bell icon for never give up updates.
Thank you.